अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे स्लाइड देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली की हालात ज़िंदगी, उनके हयात और ख़िदमात के बारे में आज इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बातों को मैं बस यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये जो टॉपिक है ना सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए, बल्कि थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यहाँ तक कि नेट तक के एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आसानी से काम आ सकता है, क्योंकि इस टॉपिक को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई है और काफ़ी सारा ज़ख़ीरा इकट्ठा किया गया है। इसके लिए काफ़ी सारा मवाद अलग अलग जगह से इकट्ठा करके, काफ़ी सारे हवाले से, काफ़ी चीज़ों का मुताला करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इसलिए जब इस वीडियो को बनाया जा रहा था तो ये कोशिश की गई थी कि सोचा गया था इतना कंटेंट काफ़ी होगा, फिर सोचा क्या पता ये सवाल पूछ लिया जाए, क्या पता ये सवाल पूछ लिया जाए, तो थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा हो गया। उम्मीद करता हूँ क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, शायद हो सकता है 1 से 1.5 घंटा चली जाए। तो हम बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाएंगे। जितना भी अगर आपको सीखना है, समझना है, आप चाहे तो बाद में PDF लेकर आप आराम से पढ़ सकते हैं, तसल्ली से उसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो में हर चीज़ मैं आपको फौरी तौर पे, सरसरी तौर पे आपको सब चीज़ एक बार समझा दूंगा, क्या मामले हैं, कैसे मामले हैं। एक कहानी के रूप में आपको सब चीज़ें मैं पेश करूँगा और उम्मीद करता हूँ इतना बेहतर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको एक बार में ये सब चीज़ें याद रह जाएगी। हाँ, हो सकता है सन, तारीख़ वगैरह आपको याद ना रहे, लेकिन बाकी चीज़ें मैं आपको पूरी याद कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह जैसा हम वीडियो शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि वो भी इसको देख पाएँ। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ना सिर्फ थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नेट, UGC, CGL सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगा। चलिए बातों सिलसिला ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तारुफ़ मुसन्निफ़ का तारुफ़ जानते हैं। सबसे पहले उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके पैदाइश के बारे में, फिर परिवार के बारे में, फिर बड़े होते हैं तो तालीम के बारे में, उसके बाद उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, उन किताबों के बारे में, उनकी ख़िदमत के बारे में, उसके बाद उनकी वफ़ात। इस तरह हम टॉपिक का एक सीक्वेंस बनाकर चलते हैं और उम्मीद करते हैं वैसे ही हम आपको सब बातें समझा पाएंगे। ठीक है। नाम अल्ताफ़ हुसैन, नाम क्या है? अल्ताफ़ हुसैन। तखल्लुस हाली, तखल्लुस क्या है? हाली। लेकिन एक बार सवाल पूछा गया था कि इब्तिदा में हाली कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, तो आपको बताना है इब्तिदा में खस्ता तखल्लुस इख्तियार करते थे, बाद में हाली रखा है। ठीक है। इब्तिदा में कौन सा तखल्लुस था? खस्ता। पैदाइश 1887 पानीपत के अंसारी मोहल्ले में, पानीपत के अंसारी मोहल्ले में, अंसारी मोहल्ला है ये भी इनकी निस्बत से हुआ क्योंकि खुद अंसारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वालिद का नाम था एज़्ज़त बख्श, ये सवाल पूछा गया था। वालिद का नाम क्या है? एज़्ज़त बख्श। हाली की उम्र 9 साल की थी जब इनका इंतकाल हो गया। हाली की उम्र कितने साल की थी? 9 साल की थी तब इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। इसका मतलब ये वालिद की सरपरस्ती में या वालिद की मोहब्बत से हमेशा क्या रहे? महरूम रहे। हाली की पैदाइश के वक्त वालिदा का दिमाग भी मुख्तल हो गया, यानी एक तरह पागल हो जाना, मुख्तल हो जाना, बेगाना हो जाना। जब इनकी पैदाइश हुई थी तब इनकी वालिदा का भी जहन थोड़ा तवाज़ुन बिगड़ गया था। तो आप यूँ समझ लीजिए कि माँ बाप की जो सरपरस्ती होती है, माँ बाप की जो मोहब्बत होती है, शफ़क़त होती है, उससे ये हमेशा क्या रहे? महरूम रहे। वालिद की वफ़ात के बाद उनके भाई इमदाद हुसैन ने उनकी तरबियत की। 4 भाई बहनों में इमदाद हुसैन सबसे बड़े थे। ये 4 भाई बहन थे, सबसे बड़े इमदाद हुसैन थे, उसके बाद 2 बहनें थी और चौथे नंबर पे आप थे, यानी सबसे छोटे थे चारों भाई बहनों में। ठीक है। अब चूंकि वालिद का इंतकाल हो चुका था, वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था और अम्मा क्या हो चुकी थी? दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी। तो उसके बाद इनके भाई पर जिम्मेदारी आ गई थी और इमदाद हुसैन ही इनके सरबराह रहे, यानी हर काम इनका उनके भाई से ही निकला बाद में। हाली एक नसर निगार भी हैं और शायर भी हैं, बहुत ही हिम्मत जहद शायर हैं, बहुत ही पहुँचे हुए नसर निगार भी हैं और शायर भी हैं। आपने दोनों ही चीज़ों में महारत हासिल आपने की है। एक नसर निगार की हैसियत से भी जाना जाता है और शायर की हैसियत से भी इनको जाना जाता है। ये वो अदीब और शायर हैं जिसने उर्दू अदब को नई जहतों से मुतासिर किया, नई चीज़ों से रोशनास कराया उर्दू अदब को। इनके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ हिरात यानी अफ़गानिस्तान से था। हिरात एक शहर अफ़गानिस्तान में। इनके आबा व अजदाद का, दादा परदादा का, पूर्वजों का ताल्लुक़ कहाँ से था? अफ़गानिस्तान से था। अफ़गानिस्तान में शहर कौन सा? हिरात। कौन सा था? हिरात। हाली का शिजरा नसब 42 वास्तों से हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंसारी सहाबी से जाकर मिलता है।
इस तरह हाली अंसारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। एक सहाबी हैं हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे 42 वास्तों से 42 सिलसिले से कैटेगरी से जाकर इनका क्या होता है, नसब मैच होता है। इस तरह ये अंसारी ख़ानदान से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। लेकिन इनका ननिहाल सैयद ख़ानदान से है, यानी आपकी वालिदा क्या है, सैयदानी है। आपकी वालिदा क्या है, सैयदानी है, जबकि आपके वालिद अंसारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तो रहा इनका ख़ानदान, नस्ब और ये इनकी पैदाइश वगैरह का मामला। अब बात करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो बाद में उसका क्या होता है, पढ़ाई के लिए दाखिले की बात की जाती है। तो फिर पढ़ाई शुरुआत से लेकर आखिर तक कहाँ तक जाती है, बारी बारी उन चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरी नहीं बल्कि 100% तो दावा नहीं कर सकता, पूरी कोशिश करूंगा। अगर सेकंड ग्रेड में तो एक भी सवाल अगर हाल ही से मुतालिक पूछा जाएगा तो इस वीडियो से सवाल एक भी बाहर नहीं जाएगा। मैं इसका पूरी मैंने कोशिश से, बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को तैयार किया गया है। बात करते हैं तालीम की। 5 बरस की उम्र में उनको मकतब में दाखिल किया, मकतब कहते हैं मदरसा वगैरह को, मकतब में उनको क्या किया गया, दाखिला दिलाया गया। बहुत जल्दी ही उन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया, यानी हाफिज़ा बड़ा मजबूत था, चीज़ों को याद करने में बहुत ही माहिर थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत क़ुव्वत ज़हानत अता फरमाई थी, तो आपने बहुत जल्द कुरान हिफ्ज़ कर लिया, यानी कुरान हाफिज़ भी थे। उन्होंने अरबी और फ़ारसी की चंद बुनियादी किताबें भी पढ़ी थी। कुरान मजीद की तालीम अपने दौर के मशहूर कारी मुमताज़ हुसैन से हासिल की। अपने ज़माने के मशहूर कारी होते हैं ना, आज के ज़माने बहुत पहुँचे टीचर होते हैं, उस ज़माने मशहूर कारी हुआ करते थे। उन्हों से आपने कुरान मजीद की तालीम हासिल की और कुरान हिफ्ज़ किया। अरबी हाजी इब्राहिम से और फ़ारसी सैयद जाफ़र से तालीम हासिल की। आपने अरबी और फ़ारसी की तालीम अलग अलग लोगों से हासिल की है। अरबी की तालीम हासिल की हाजी इब्राहिम से और फ़ारसी की तालीम हासिल की है सैयद जाफ़र से। नाम आपको याद रखने हैं की कोशिश करनी है। आप 1-2 बार वीडियो को दोहराएंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। आप PDF से बाद में इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। 1853 में, अब ये बात रही किसकी, पढ़ाई की, कि आपने पहले क्या किया, 5 बरस की उम्र में मकतब में दाखिला दिलाया, बहुत जल्दी ही आपने कुरान हिफ्ज़ भी कर लिया और आपने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। अरबी आपने हाजी इब्राहिम से पढ़ी और फ़ारसी सैयद जाफ़र से पढ़ी है। कुरान मजीद की तालीम आपने मशहूर कारी मुमताज़ हुसैन से तालीम हासिल की है। ये बात रही थी पढ़ाई की। अब बात करते हैं पढ़ाई के बाद क्या होता है। 1853 में 17 बरस की उम्र में मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्लामुन्निसा बेगम से इनकी शादी हो गई। मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क्यों, अभी सिर्फ 17 साल की उम्र थी और उनको तालीम हासिल करने का बहुत बड़ा शौक़ था। तो अब इनका शौक़ पूरा नहीं हो पा रहा था, वो तालीम के मैदान में और आगे जाना चाहते थे। और चूँकि उनके वालिद साहब नहीं थे, भाई ही उनके सब सरबराह थे, तो इमदाद हुसैन साहब ने उनकी शादी बचपन में ही फ़िक्स कर दी। 1855 में घर से निकलकर दिल्ली चले गए, यानी 53 में तो शादी हुई, 2 साल भी उस चीज़ को झेल नहीं पाए। शादी कितना ख़तरनाक चीज़ होती है देखो, हालांकि शादी हमारे नबी की सुन्नत है, निकाह करना चाहिए। 1855 में घर से निकलकर आप दिल्ली चले आए। घर का आपका पानीपत में, कहाँ है, पानीपत में। 1853 में शादी हुई है और 2 साल में ही आपने 1855 में घर से निकलकर दिल्ली चले गए। आगे देखिए, यहाँ मौलवी नवाजिश अली से उन्होंने अरबी की तालीम हासिल की, यानी सिर्फ अरबी में यहीं तक नहीं रुका, ऐसे कुरान हिफ्ज़ तक ही मामला नहीं था, इनको अपने मयार को और आगे बढ़ाना था, अपने आप को तालीम के मैदान में और आगे कुछ करके दिखाना था। तो यहाँ मौलवी नवाजिश अली से उन्होंने अरबी की तालीम हासिल की। इसके अलावा इल्म अरूज़ और मंतिक भी पढ़ी। यहाँ गालिबन 2 साल तक उनका क़याम रहा, कहाँ पर, दिल्ली में, जहाँ पर उन्होंने अरबी की तालीम हासिल की। मौलवी नवाजिश अली के अलावा मौलवी फैज़ुल हसन सहारनपुरी और अमीर अहमद और सैयद नज़ीर से भी इल्म हासिल किया। ये सारे कौन आपके असातिज़ा में शामिल लोग हैं। इसके बाद घर वालों के इसरार पर 1856 में पानीपत चले आए। ये घर वाले बहुत डेंजर होते हैं, यानी कि 1856-57 में आपका वापस घर आना हो जाता है। आप 1853 में शादी हुई, 55 में आप चले गए, 1-2 साल तक आप वहाँ पर रहते हैं और 2 साल के आखिरत में दूसरा साल मुकम्मल नहीं हो पाता है, उससे पहले घर वाले वापस बुला लेते हैं, बाद में ज़िद करते हैं। उनको डिप्टी मजिस्ट्रेट के ऑफिस में मामूली तनख्वाह में हिसार में मुलाजमत करनी पड़ती है। हालात ऐसे होते हैं क्योंकि ज़रिया माश के लिए सिर्फ तालीम हासिल करने से कुछ नहीं होता, ज़रिया माश के लिए एक कारगुजारी करना ज़रूरी होता है, कुछ काम करना ज़रूरी होता है। और एक मामूली तनख्वाह पर, बहुत कम पैसे की तनख्वाह में डिप्टी मजिस्ट्रेट के ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी आपको कम पैसों में, बहुत कम तनख्वाह में आपको करनी पड़ती है। उसके बाद आपको पता ही है क्या होता है। उसके बाद 1857 का हंगामा शुरू होता है और ये घर लौट आते हैं। हिसार में जब चले जाते हैं और जब 1857 का हंगामा आता है तो सभी लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। उस वक्त बहुत ज़्यादा देश के माहौल, मुल्क के माहौल ख़राब थे। उसके बाद 1863 में, 1857 से वापस 6 साल बाद 1863 में दूसरी मरतबा ये दिल्ली का रुख करते हैं। तब तक हालात थोड़े सुधर चुके होते हैं। 6 साल बाद ये वापस दिल्ली जाते हैं।
उस दौरान नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता जहांगीराबाद बुलंदशहर से उनकी मुलाकात होती है, जो कि एक मुमताज़ आलम शायर भी थे, एक मुमताज़ आलिम थे और शायर भी थे। कौन? मुस्तफ़ा खान शेफ्ता। और ये नवाब भी थे। क्या थे? नवाब साहब थे मुस्तफ़ा खान, और ये ख़ुद बहुत पहुँचे शायर थे, बहुत बड़े आलिम भी थे। नवाब मुस्तफ़ा खान उर्दू में शेफ्ता और फ़ारसी में हसरती तखल्लुस इख्तियार करते थे, यानी उर्दू में भी फ़ारसी में भी दोनों में शेर कहते थे। जब उर्दू की शायरियाँ लिखते थे तो शेफ्ता इस्तेमाल करते थे, और जब फ़ारसी की शायर लिखते थे तो हसरत की तखल्लुस इख्तियार करते थे। आपकी छोटी छोटी बातें क्या करनी है, याद रखनी है, कहीं पर से कोई सा भी कैसा भी सवाल आपका बन सकता है। हाल ही उनसे मुतासिर होकर, उनसे प्रभावित होकर उनसे वाबस्ता हो जाते हैं, और 8 साल तक उनके यहाँ उनका क़याम रहता है। 8 साल तक ये कहाँ रहते हैं? शेफ्ता साहब के पास रहते हैं। रहने की वजह भी क्या है वो भी याद रखिए। उस दौरान उनके बच्चों के अतालिक भी रहे। अतालिक कहते हैं उस्ताज़ को, यहाँ थोड़ा मैंने कहा डिफ़िकल्ट वर्ड है। अतालिक कहते हैं उस्ताज़ को, उनके बच्चों के उस्ताज़ बन जाते हैं, और 8 साल तक आपका शेफ्ता साहब के पास, नवाब साहब के पास आपका क़याम रहा करता है। आपको याद रखना है कितने साल तक रहता है? 8 साल तक रहता है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। शादी से कितने टाइम बाद ये दिल्ली चले जाते हैं? 2 साल बाद चले जाते हैं। शादी कब होती है? 1853 में होती है। चले कब जाते हैं? 55 में चले जाते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें आपको जहन में याद रखनी, कहानी के तौर पर। आप 1-2 बार बातों को सुनेंगे, मेरे मुँह से भी सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आपको सब बातें क्या रहेंगी, इजीली याद रह जाएगी। शेफ्ता एक नए रुझान के शायर थे और कदीम शायरी के ख़िलाफ़ थे, उसका विरोध करते थे। पुराने ज़माने में जो शायरियाँ चलती थी उसका विरोध करते थे, और हाल ही जो एक नए ज़माने के बानी कहलाते हैं, जदीद नज़्म के बानी कहलाते हैं, उसकी वजह यही है कि उन पर शेफ्ता साहब का बहुत बड़ा असर था। वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे उनसे, बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित होकर ही उनमें ऐसा ये करामत उनके अंदर पैदा हुई थी। उनके जहन में सब बातें क्या ऑटोमेटिक सेट होने लगी थी। शेफ्ता साहब का बहुत बड़ा उन पर क्या था? रहम करम था, या यूँ समझ लो बहुत ज़्यादा असर था उन पर, बहुत ज़्यादा। उनकी सोहबत से हाल की शायरी के ज़र्क व मजाज में बहुत बदलाव हुआ, और उनकी शेर गोई और शेर फहमी में चमक आ गई। शायरी तो पहले भी कहते थे, लेकिन जब शेफ्ता साहब के पास किसी अच्छे इंसान के रुख में रहता है, किसी अच्छे इंसान की सोहबत में रहता है, तो इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। शेफ्ता साहब जो नए ज़माने के शायर थे, नई चीज़ों को फ़रोग़ दिया करते थे, नए रुझान के शायर थे, उनको पुरानी चीज़ें पसंद नहीं आया करती थी, पुरानी शायरी के ख़िलाफ़ थे, तो हाल ही भी नई शायरी की तरफ रुझान उनका बढ़ने लगा। लेकिन अब क्या होता है? शेफ्ता साहब की वफ़ात हो जाती है। शेफ्ता की वफ़ात के बाद हाली ने गालिब को अपना उस्ताद बनाया और उनसे भरपूर फैज़ हासिल किया। गालिब के बहुत ही चुनिंदा शागिर्दों में हाली का नाम है। तो हाली ने शेफ्ता साहब के इंतकाल के बाद, उनकी वफ़ात के बाद, गालिब को अपना क्या बना लिया? उस्ताद बना लिया, क्योंकि गालिब उर्दू और फ़ारसी के बहुत ज़बरदस्त जानकार हुआ करते थे। उर्दू फ़ारसी में बहुत ज़बरदस्त पकड़ हुआ करती थी इनकी। हाली फ़ारसी की मुश्किलात की वजाहत, वो लाइन कट गई शायद, वो लाइन कट गई है। हाली फ़ारसी में जो मुश्किल अल्फाज होते थे, फ़ारसी में मुश्किल शेर हुआ करते थे, उन शेरों की इस्तिलाहत के लिए, उनकी वजाहत के लिए गालिब के पास जाया करते थे, और गालिब उनकी इस्लाह किया करते थे। ठीक है। 1869 में गालिब की वफ़ात के बाद 1872 में लाहौर चले जाते हैं। शेफ्ता साहब का इंतकाल होता है तो गालिब को अपना उस्ताद बनाते हैं, लेकिन गालिब साहब का भी 1869 में क्या हो जाता है? इंतकाल हो जाता है। तो अब 1872 में कहाँ चले जाते हैं? लाहौर चले जाते हैं, यानी पाकिस्तान चले जाते हैं। ये बात 1800 की है, तो उस ज़माने में हिंदुस्तान पाकिस्तान दो नहीं बल्कि एक ही मुल्क हुआ करते थे, तो उस ज़माने में लाहौर चले जाते हैं, जो कि हिंदुस्तान में ही था। ठीक है। उसके बाद लाहौर गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजिम बन जाते हैं, और हाली का 4 साल तक यहीं क़याम रहता है। लाहौर बुक डिपो में क्या करते हैं? मुलाजिम बन जाते हैं, वहाँ पर नौकरी हासिल करते हैं, और 4 साल तक वहीं रहते हैं। अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि वहाँ पर करते क्या थे? जब बुक डिपो में, लाहौर गवर्नमेंट बुक डिपो में जब आपको मुलाजिमत मिलती है, तो वहाँ पर आपका काम क्या था? तो काम जानिए। यहाँ हाली दीगर ज़बानों से उर्दू में तर्जुमा की गई कुतुब की तस्हीह का काम करते थे। दूसरी ज़बानों से जो किताबें उर्दू में ट्रांसलेट हुआ करती थी, उनकी तस्हीह किया करते थे। क्या करते थे? तस्हीह किया करते थे, ये उनका काम था। और यहाँ पर उन्होंने 4 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे। यहाँ हाली को अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जमा की गई किताबों की तस्हीह का काम मिलता था, और दूसरी ज़बानों में भी शामिल हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद हाली से पहले ही लाहौर में मौजूद थे, और आज़ाद के साथ मिलकर कर्नल हॉलरेड की सरपरस्ती में उन्होंने अंजुमन पंजाब में जदीद उर्दू नज़्म निगारी की इब्तिदा की। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को और हाली दोनों को जदीद नज़्म का बानी माना जाता है। सिर्फ हाली को नहीं माना जाता, सिर्फ आज़ाद को नहीं माना जाता। अब सवाल यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है,
परीक्षा में सवाल कैसा आता है, जदीद नज़्म के बानी माने जाते हैं। एक दे दिया जाता है हाली, एक दे दिया जाता है आज़ाद, फिर कहा जाता है दोनों, या फिर कहा जाता है दोनों ही गलत है। तो जहाँ पर दोनों नाम है वो दोनों नाम सही हैं। आज़ाद हाली दोनों मिलकर ही जदीद नज़्म के बानी कहलाते हैं। अब चूँकि मुल्क के हालात ख़राब थे, 1857 में जो हंगामा हुआ था उसमें ये बचते बचाते लाहौर आके आज़ाद पहले ही छुप जाते हैं, पहले यहाँ पर आ जाते हैं उस हालात को देखते हुए। तो जब हाली वहाँ पहुँचते हैं तो आज़ाद पहले ही उनको वहाँ पर मिल जाते हैं, फिर दोनों की मुलाकात होती है, दोनों में दोस्ती होती है, और आगे बहुत कुछ, आगे तो पता ही है, आगे बहुत कुछ मामला है। हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद वाले चैप्टर में आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। तो वहाँ पर अंजुमन पंजाब जदीद नज़्म की क्या करते हैं, जदीद नज़्म निगारी की इब्तिदा करते हैं, शुरुआत करते हैं। हाली और आज़ाद दोनों को जदीद नज़्म का बानी माना जाता है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। इस अंजुमन के तहत उन्होंने नए तर्ज के मुशायरों की बुनियाद की। नई तर्ज के मुशायरे से मतलब क्या होता है, यानी कोई टॉपिक वाइज नहीं होता था, एक मजमून चुन लिया जाता था, उस मजमून पर ही सभी को बारी बारी क्या करना होता था, शायरी सुनाना पड़ता था। सभी को एक मजमून, एक टॉपिक दे दिया जाता था, उन्वान दे दिया जाता था, आज की शायरी सिर्फ इस पर होगी। आज जैसे मोहब्बत ले लिया है, आज इश्क ले लिया है, आज बरखा रुत ले ली है, आज बारिश ले ली है, तो बारिश पर ही सारी नज़में बोली जाएंगी, कहीं जाएंगी। वो एक मुशायरे का नया, क्या कहते हैं, नया चलन हुआ था, इसलिए उनको नई जदीद नज़्म का बानी उन दोनों को कहा जाता है, जिसमें मिसरा तरह के बजाय मौज़ूआती नज़में पढ़ी जाती थी। मौज़ूआती बना मौजू के टॉपिक वाइज। सबसे पहला मुशायरा जो हुआ था वो बरसात के मौजू से हुआ था, जैसे मैं आपको बता रहा था। सबसे पहला जो था बरसात का टॉपिक चुन लिया गया था और सारी नज़में बरसात के मौजू पर, बरसात के ऊपर ही कही गई थी। हाली ने लाहौर में 4 मुशायरों में 4 नज़में पढ़ी। हाँ, सबका नंबर आता था। हाली ने 4 नज़में कौन कौन सी पढ़ी ये भी आपको याद रखनी है। पहली पढ़ी थी बरखा रुत, दूसरी पढ़ी थी हुब्बुल वतन, तीसरी पढ़ी थी निशात उम्मीद, और चौथी पढ़ी थी मुनाज़िरा रहम इंसाफ। मुनाज़िरा रहम इंसाफ, ये 4 नज़में आपने 4 अलग अलग मुशायरों में पढ़ी थी। टोटल आपने 4 मुशायरे अटेंड किए थे। लाहौर में हाली का क़याम 4 बरस रहा और वापस दिल्ली चले आए, और यहाँ एंग्लो अरबिक कॉलेज में अरबी के उस्ताद बन गए। अरबी में कुरान हिफ्ज़ थे, अरबी की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, और बहुत पहुँचे हुए कारी साहब से आपने क्या किया था, कुरान की अरबी की तालीम आपने हासिल की थी। तो आप एंग्लो अरबिक कॉलेज में आपने क्या किया, अरबी के आप क्या बन गए, उस्ताद बन गए। यहीं पर उनकी मुलाकात सर सैयद से हुई। उस दौर में सर सैयद की तहरीक की धूम मची हुई थी। अभी कहाँ जाते हैं वापस, लाहौर में हाली का क़याम 4 बरस रहा और वापस दिल्ली चले आते हैं। दिल्ली में ही इनको क्या होता है, एंग्लो अरबिक कॉलेज में अरबी का उस्ताद बना दिया जाता है। और जैसे ही ये दिल्ली आते हैं इनकी मुलाकात किससे हो जाती है, सर सैयद से हो जाती है। और सर सैयद, आज़ाद, हाली, ये सभी आपस में क्या थे, रुफ़क़ाओं में शामिल थे। सभी एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर काम में लिया करते। सभी कौम की, इस उर्दू ज़बान की, इस कौम की बेहतरी चाहते थे, भलाई चाहते थे। सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और आज इस बात को लगभग 100-200 साल हो चुके हैं, आज भी इनका नाम आज लिया जाता है। यहीं पर उनकी मुलाकात सर सैयद से हुई, और उस दौर में सर सैयद की तहरीक की धूम मची हुई थी। हाली सर सैयद से बहुत मुतासिर हुए और उनके रुफ़क़ा में शामिल हो गए। मुतासिर होना, प्रभावित हो गए थे बहुत ज़्यादा। हाली सर सैयद तहरीक से वाबस्ता हो गए, उनसे जुड़ गए। 1879 में सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने मुसद्दस मद्दुजज़रुस्सलाम नज़्म लिखी। इसे मुसद्दस हाली भी कहा जाता है, और ये टॉपिक मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। मुसद्दस हाली इन्होंने लिखी है, जिसको मुसद्दस मद्दुजज़रुस्सलाम कहा जाता है। आपको ये वर्ड बता देता हूँ मैं। मुसद्दस किसे कहते हैं, मुसद्दस एक नज़्म का फॉर्म होता है, नज़्म का फॉर्मेट, एक नज़्म की हैयत होती है। नज़्म, ऐसी नज़्म लिखना जिसमें 6-6 लाइन का बंद होते हैं, 6-6 लाइनों पर बंद मुश्तमिल होते हैं, उसे मुसद्दस कहा जाता है। 5 लाइनों के होते हैं मुखम्मस कहा जाता है, 4 लाइन में मुरब्बा कहा जाता है। सब मैं आपको अलग बाद में नज़्म वाले टॉपिक बताऊंगा। तो ये मुसद्दस था, एक नज़्म थी। मद्दुजज़र कहते हैं उतार चढ़ाव को, मद्दुजज़र कहते हैं उतार चढ़ाव को, जिसे आपने नशेब व फराज पढ़ा होगा ना। तो इस्लाम में इस्लाम का उतार और चढ़ाव, इस्लाम के उतार चढ़ाव के दास्तान को आपने क्या किया, इस नज़्म के ज़रिए बयान फरमाया है। इसे मुसद्दस हाली के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत ही मशहूर नज़्म है। इस नज़्म को उन्होंने अपनी निजात का ज़रिया बताया है। किसने, कंफ्यूज नहीं होना है, लिखी किसने है, हाली ने है, लेकिन हाली की निजात का ज़रिया नहीं है। हाली की निजात का ज़रिया नहीं है, लिखी तो हाली ने है,
लेकिन निजात का ज़रिया किसने कहा है? निजात का ज़रिया कहा है सर सैयद ने ख़ुद के लिए कहा है कि ये मेरी निजात का ज़रिया बनेगी। इस नज़्म का मौजू, इस नज़्म में इस्लाम के उरूज व ज़वाल की दास्तान को पेश किया गया है। और क्या कहते हैं? बकौल सर सैयद ख़ुद क्या कहते हैं? खुदा जब क़यामत के दिन मुझसे सवाल करेगा कि क्या लेकर आए हो, तो कह दूंगा कि हाल ही से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ, और इस तरह मेरी क्या हो जाएगी? मग़फ़िरत हो जाएगी। हालांकि हाली ने भी बात कही है, हालांकि हाली ने भी क्या कहा है? उनके निजात का ज़रिया कहा है, लेकिन ये बात ख़ास तौर पे किसने कही है? सर सैयद ने कही है कि खुदा जब हशर के मैदान में क़यामत के रोज़ मुझसे सवाल करेगा कि दुनिया में रहकर क्या नेक काम करके आए हो, तो मैं कहूँगा कि मैं हाल ही से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। क्योंकि ये जो काम था दोस्तों, ये जो मुसद्दस लिखी गई थी, ये सिर्फ़ इस्लाम के लिए, इस कौम की रहनुमाई के लिए, कौम की तरक्की के लिए सब चीज़ें लिखी जाती थी। 1886 में हाली ने मुनाजात बेवा के नाम से एक नज़्म लिखी, जिसे महात्मा गांधी जी ने बहुत पसंद किया। और ये सवाल अभी तो आया नहीं है, लेकिन आ सकता है कि महात्मा गांधी को हाली की कौन सी नज़्म पसंद थी? वो थी मुनाजात बेवा। मुनाजात किसे कहते हैं? ये भी नज़्म का एक हैयत होती है। मुनाजात का मतलब होता है दुआ करना, जिसमें दुआ की जाए खुदा के सामने। एक बेवा यानी एक विधवा औरत की खुदा से दुआ करना, मुनाजात बेवा आपने एक नज़्म लिखी थी जो गांधी जी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जो कब लिखी गई थी? 1886 में। इस नज़्म में एक बेवा औरत को खुदा की बारगाह में दुआ करते हुए दिखाया गया है। 1887 में हाली ने सर सैयद की फरमाइश पर हैदराबाद का सफ़र किया। सवाल ऐसे घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं कि 1887 में हाली ने कहाँ का सफ़र किया, तो आपको बताना है कि हैदराबाद का किया। किसने किया? तो हाली ने किया। किसकी फरमाइश पर किया? सर सैयद की फरमाइश पर किया। लाइन एक ही है, जुमला एक ही है, लेकिन आपको इस तरह से पढ़ना और समझना है कि सवाल कैसे भी घुमा कर किया जाए, आप उसका जवाब ईजीली दे सकें। और उम्मीद करता हूँ इनसे हटकर कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पर हुकूमत की जानिब से, कहाँ पर? हैदराबाद में हुकूमत की जानिब से हाली को 75 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलता था। वजीफ़ा समझते हैं ना? आज के टाइम में से रॉयल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल्टी कहते हैं। वजीफ़ा मिला करता था 1887 में मुसन्निफ़ की हैसियत से। और किस हैसियत से वजीफ़ा मिलता? मुसन्निफ़ की हैसियत से। उनके वजीफ़ा इमदाद मुसन्निफ़ीन महकमा से मिला करता था। 1891 में ये वजीफ़ा बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया गया। 1887 में 75 था। 4 साल बाद 1891 में ये वजीफ़ा 100 रुपये कर दिया गया। 25 रुपये इसमें बढ़ा दिए गए। उस ज़माने में 100 रुपये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हुआ करती थी। उसके बाद ये वापस पानीपत चले आए और वहाँ तसनीफ़ और तालीफ़ का काम शुरू कर दिया। तसनीफ़ से लेख लेखन का काम, लिखने लिखाने का काम आपने शुरू कर दिया। पानीपत में ही 1914 में उनकी वफ़ात हो गई। 1914 में उनकी वफ़ात हो गई। आपको इनकी जन्म डेट में, इनकी जन्म तारीख़ में, इनकी पैदाइश की तारीख़ में, इनकी वफ़ात की तारीख़ में, इनकी किताबों की तारीख़ में हो सकता है आपको इख्तलाफ देखने को मिलेगा। आपको दूसरी दीगर बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन मैं NCERT की जो बुक्स चला करती है 6th से लेकर 12th तक की जो NCERT की बुक्स हैं, जितनी भी NCERT जो बुक पब्लिश करती है, NCERT अपनी किताबों के आंसर को ही ऑथेंटिक माना करती है। तो मैंने NCERT की बुक से टैली करके सारी डेट्स वगैरह यहाँ पर लिखी है। NCERT ही आपका पेपर लेगी, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सर किताब में ये था, वहाँ पर ये था, मोबाइल पे ऐसा आया था, फलां वीडियो में ऐसा था, उस किताब में ये था। अगर NCERT किताब से मिलाओगे तो आपको सब चीज़ें क्या मिल जाएगी? ऑथेंटिक मिल जाएगी, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब बात रही वफ़ात की, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाती है? 1914 में आपकी वफ़ात हो जाती है। लेकिन अब बात करते हैं कि एहसान की। उर्दू अदब पर आपके एहसान क्या क्या हैं, तो बारी बारी उनकी हिकायत को, उनकी खिदमात को हम बारी बारी जानेंगे। उर्दू नज़्म और नसर दोनों एतबार से हाली ने उर्दू अदब को मुतासिर किया है, प्रभावित किया है। आपकी नसर भी बहुत आला है, आपकी नज़्म भी बहुत आला है। हाली जदीद नज़्म के बानियान में शुमार होते हैं। बानियान यानी एक तो बानी, दो है तो बानियान, क्योंकि दो थे ना, हाली और आज़ाद, तो बानियान में शुमार किए जाते हैं, गिने जाते हैं। उर्दू नसर में हाली से सवानह निगारी और तनक़ीद निगारी की इब्तदा होती है, शुरुआत होती है। सवानह निगारी और तनक़ीद निगारी की शुरुआत भी आपसे ही मानी जाती है, तस्लीम की जाती है। उर्दू में हाली की नसर की इब्तदा मजालिसुन निसा नावल से होती है। किससे होती है? मजालिसुन निसा नावल से होती है। ये 1847 में लिखी गई, जिसमें मिडिल क्लास की लड़कियों की तालीम व तरबियत का मौजू था। मिडिल क्लास के की लड़कियों का तालीम व तरबियत इसका मौजू था। और कब लिखी गई थी दोस्तों? 1847 में ये लिखी गई थी। इस पर नॉर्थ ब्रुक ने 400 रुपये इन्हें इनाम भी दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों की सवानह निगारी की। सवानह निगारी आपने कौन कौन से लिखी है? उर्दू में सवानह निगारी का बाकायदा आगाज़ हाली से होता है। बाकायदा, बिल्कुल पक्का अहद के साथ
सवाने निगारी का जो आगाज़ माना जाता है, शुरुआत मानी जाती है, किससे? हाली से मानी जाती है। 1886 में आप पहली सवान क्या लिखते हैं? हयात सादी। कौन सी सवान लिखी? हयात सादी इनकी पहली सवाना है। कौन सी सवाना है? पहली सवाना है। और ये फ़ारसी शायर शेख सादी के सवाने हैं। फ़ारसी के शायर हैं शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत पहुँची हस्ती थे वो भी। उनके ऊपर आपने सवाना लिखी है, उनके सवाने निगारी, उनकी जीवनी लिखी है 1886 में हयात सादी के नाम से। आपको नाम याद रह जाएगा, हयात सादी। फिर 1894 में आपने यादगार गालिब, ये गालिब के सवाने हैं। और गालिब कौन है ये तो आप उनके तारुफ कराने मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए। इसमें गालिब की सवाने हयात, उनकी हालात ज़िंदगी, उनकी खिदमात, सबकी कुछ इसमें बयान किया गया है। 1891 में हयात जावेद, इसमें सर सैयद के हालात ज़िंदगी को पेश किया है। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है जो 6 बरस में मुकम्मल हुई। आपको ये 5-6 बातें एक ही जुमले में लिखी गई है, ध्यान से याद रखना। 1891 में लिखी गई है। पहला सवाल क्या लिखी गई है? हयात जावेद नाम से लिखी गई है। क्या है? सवाने निगारी है। किसने लिखी है? हाली ने लिखी है। कब लिखी है? 1891 में लिखी है। क्या नाम से लिखी है? हयात जावेद के नाम से लिखी है। किसके लिए लिखी है? सर सैयद के लिए, सर सैयद के लिए लिखी है, सर सैयद के ऊपर लिखी है। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? कितने भागों में बटी हुई है? 2 भागों में बटी हुई है, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और इसे लिखने में कम से कम 6 साल लग गए। कितने साल लग गए? 6 साल लग गए। 2 ही लाइनों में काफ़ी सारे सवाल इसमें छुपे होते हैं, आपको सब चीज़ें ध्यान से याद रखनी है। सवाने निगारी की बात करते हैं। तनकीद निगारी, तनकीद कहते हैं आलोचना करने को, किसी चीज़ पर तनकीद करना। अब आलोचना से मुराद ये नहीं किसी चीज़ की सिर्फ बुराई करना, जिसको हम तनकीद कह सकते हैं एनालिसिस करना। क्या करना? एनालिसिस करना। उर्दू में बाकायदा तनकीद निगारी हाली से शुरू होती है। जहाँ पर हम सवाने निगारी की बात करते हैं तो वहीं पर हम बात क्या करते हैं? तनकीद निगारी की भी शुरुआत किससे होती है दोस्तों? हाली से ही होती है। 1893 में दीवान हाली में एक मुकदमा शाये हुआ। दीवान हाली के नाम से एक मुकदमा शाया हुआ। इसमें शायरी और असनाफ़ शायरी का तनकीदी जायज़ा पेश किया है। शायरी और असनाफ़ शायरी, शायरी तो एक नॉर्मल शायरी हो गई। असनाफ़ शायरी, शायरी लिखने की जितनी भी सिन्फ़ हैं, चाहे गज़ल है, चाहे मरसिया है, वो सारी सिन्फ़ों के बारे में क्या किया गया? तनकीदी जायज़ा उसका लिया गया है। कौन सी सही है, कौन सी गलत है, कौन सी गलत है तो कहाँ गलत है, और कौन सही है तो कहाँ पर सही है। बाद में उसको अलग किताबी शक्ल देकर शाया किया गया और तनकीद की पहली बाकायदा तसनीफ़ माना गया। तनकीद के ऊपर पहली किताब उसको तस्लीम किया गया। किसको? मुकदमा शेर व शायरी को। मुकदमा शेर व शायरी के 2 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं, जिसमें पहले में असनाफ़ शायरी पर बहस की गई है और उनके उसूल भी पेश किए गए हैं। कौन सी सिन्फ़ के क्या उसूल हैं? आज भी देखते हैं ना, बहुत सारी असनाफ़ है जिनके अज्ज़ाए तरकीबी अलग हैं, मरसिया अलग हैं, कसीदा अलग है, मसनवी अलग है। इनके अज्ज़ाए तरकीबी वगैरह सब उसूल बताए गए हैं। ये उस किताब के पहले फॉर्मेट में है, पहले बंद में है। और दूसरे हिस्से में उनका तनकीदी जायज़ा पेश किया गया है कि ये चीज़ें अगर हैं तो सही है कि नहीं है। गज़ल से नज़्म क्यों बेहतर है, नज़्म से मरसिया क्यों बेहतर है, मरसिया से मसनवी क्यों बेहतर है, और अगर कसीदा है बुरा है तो कसीदा बुरा क्यों है। ये सब बातें उसमें बयान की गई है। अब वो 4 असनाफ़ कौन सी? गज़ल, कसीदा, मरसिया और मसनवी। इन चारों के बारे में आपने क्या किया? तनकीदी जायज़ा लिया। ये चारों क्या है? सिन्फ़ असनाफ़ हैं शायरियों की। गज़ल के बारे में लिखते हैं कि गज़ल में थोड़ी गुंजाइश है, इसमें इस्लाह की जा सकती है। और कसीदे को आप बुरा मानते हैं, कसीदे को क्या मानते हैं? बुरा मानते हैं। मरसिया कोई बेहतर मानते हैं और मसनवी को शानदार किस्म मानते हैं कि मसनवी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कारामद सिन्फ़ मानी जाती है। बहुत डिटेल में था कि मैंने हर एक चीज़ लिखना मुनासिब नहीं समझा, आप इस अंदाज़ा लगा लीजिएगा। गज़ल में गुंजाइश है, कसीदे को बुरा माना है, मरसी को ठीक माना और मसनवी को शानदार माना है। ठीक है। हाली ने अपनी किताब मुकदमा शेर व शायरी के लिए 3 चीज़ों को ज़रूरी माना है। अपनी किताब में क्या मानते हैं? 3 चीज़ों को ज़रूरी मानते हैं। शेर व शायरी के लिए 3 चीज़ें क्या ज़रूरी है? पहली है तख़य्युल, ये तख़ील नहीं, क्या है? तख़य्युल। दूसरी है मुताला कायनात और तीसरी है तफ़हुस अल्फाज। तफ़हुस अल्फाज, तख़य्युल ख़याल से बनता है, मुताला कायनात यानी दुनिया का, संसार का आपको मुताला करना ज़रूरी है। आप जितना दुनिया के बारे में जानेंगे, जितना दुनिया का मुताला करेंगे, उतना ही ज़्यादा कायनात का मुताला करना, उतनी अच्छी चीज़ आप लिख पाएंगे। उसके बाद उसमें शायरी की 3 खूबियाँ बयान की गई हैं। शायरी में 3 खूबियाँ होना भी लाजमी होनी चाहिए। पहली सादगी, दूसरा जोश और तीसरा असलियत। शायरी फेक ना हो, शायरी में सादगी हो, जोश हो और क्या हो? असलियत हो। नॉर्मल चीज़ें आप इजीली समझ जाएंगे। लफ्ज़ और मानी पर भी बहस की है, जिसमें लफ्ज़ से ज़्यादा मानी पर जोर दिया है। आप कहते हैं कि शायरी लिखने पर उसके मानी में जो ज़ोर है वो ज़्यादा
मायने रखते हैं, ना कि लफ्ज़। आपने लफ्ज़ कैसा भी चुना हो, लेकिन मायने ज़्यादा मजबूत होने ज़रूरी हैं, उसका मायने बहुत ज़्यादा उम्दा होना चाहिए। ये चीज़ उनका ऐसा नज़रिया से उनका मानना है। आला अहमद सुरूर ने इस किताब को उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो करार दिया है। किसको? मुकदमा शेर व शायरी को क्या कहा है? उर्दू का पहला मैनिफेस्टो कहा है। ये भी सवाल आ सकता है। मौलवी अब्दुल हक दहलवी ने इसको तनकीद की पहली किताब कहा है। तनकीद की पहली किताब माना है। और 1904 में हाली को कर्नल हॉलरेड की सिफारिश पर शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया है। शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया, सम्मान दिया गया है। किसने? कर्नल हॉलरेड की सिफारिश पर। और हिंदुस्तान के दूसरे वायसराय नॉर्थ ब्रुक ने ये दिया था। दिया किसने था, किसको दिया था और कब दिया था? सभी बातों को याद रखना है। 1904 में दिया था, हाली को दिया था, कर्नल हॉलरेड की सिफारिश पर दिया था। क्या दिया था? शम्सुल उलमा का सम्मान, शम्सुल उलमा का खिताब दिया था। और देने वाला कौन था? हिंदुस्तान का दूसरा वायसराय था, जो कि था नॉर्थ ब्रुक। कौन था? नॉर्थ ब्रुक। उसने ये सम्मान अपने हाथ से दिया था। याद हो जाएगा? नहीं हुए तो वापस से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपके 3 टॉपिक हैं हाली को लेकर। किसी भी टॉपिक को अब मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। तीनों ही टॉपिक का काम मैंने ज़ख़ीरा एक ही वीडियो में इकट्ठा करने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से कोई भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं है। अब बात करते हैं अक़वाल की। अक़वाल जमा है कौल की। लोग हाली के बारे में क्या कहते हैं, हाली के लिए क्या क्या कौल कहे जाते हैं? देखिए, बकौल आल अहमद सुरूर क्या कहते हैं? हाली की गज़लों में सेहतमंद शऊर है। हाली की गज़लों में सेहतमंद शऊर है। बकौल मजनू गोरखपुरी क्या कहते हैं? हाली की गज़लें दिल की बातें हैं। हाली की गज़लें दिल की बातें हैं। वहाब अशरफी क्या कहते हैं? बकौल वहाब अशरफी कहते हैं कि हाली की तनकीद तो जदीद तरीन शअरियात के लिए बीज का काम अंजाम देती है। हाली की तनकीद तो जदीद तरीन शअरियात के लिए बीज का काम अंजाम देती है। कौन कहते हैं? वहाब अशरफी ये बात कहते हैं। बकौल कलीमुद्दीन अहमद, बहुत बड़े नक़ाद हैं, ठीक है, तनकीद निगार हैं। ये कहते हैं ख़यालात माखूज़, वाक़फ़ियत महदूद, नज़र सतही, फ़हम व इदराक मामूली, गौर फ़िक्र नाकाफ़ी, तमीज़ अदना, दिमाग व शख्सियत औसत, ये थी हाली की कुल कायनात। ये थी हाली की कुल कायनात। और कलीमुद्दीन अहमद बहुत ज़बरदस्त वाले क्या हैं? तनकीद निगार हैं। 12th क्लास में इनका एक चैप्टर भी है, आप वहाँ से भी इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। आगे कहते हैं कलीमुद्दीन अहमद साहब कहते हैं कि हाली की अहमियत तारीख़ी है, शायर की हैसियत से भी और नक्काद की हैसियत से भी है, और ये अहमियत हमेशा बाकी रहेगी। हमेशा हो गया, रॉन्ग मिस्टेक है, करेक्शन रह गया है। हाली की अहमियत तारीख़ी है, शायर की हैसियत से भी है और नक्काद की हैसियत से भी, तनकीद निगार की हैसियत से भी है, और ये अहमियत हमेशा बाकी रहेगी, जैसा कि आज तक उनका नाम लिया जाता है। बकौल कलीमुद्दीन अहमद वापस कहते हैं, हाली ने पुरानी तनकीद से अलग होकर नई तनकीद की इब्तिदा की। शुबली नई और पुरानी तनकीद के बीच मुअल्लक नज़र आते हैं। नसर हो गया है, तो नज़र आते हैं, मुअल्लक कहते हैं लटके हुए। हाली पुरानी से नई में जाकर दाखिल हो जाते हैं, जबकि शिबली नोमानी क्या है? पुरानी और नई के बीच मुअल्लक नज़र आते हैं। अब नए तनकीद निगार हैं बकौल राम बाबू सक्सेना। क्या कहते हैं? मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है। मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है। बकौल राम बाबू सक्सेना फिर कहते हैं, मुसद्दस हाली एक तारा है जो उर्दू शायरी के उफ़ुक़ पर तुलू हुआ। जो उर्दू शायरी के उफ़ुक़ पर तुलू हुआ। बकौल फ़िराक गोरखपुरी क्या कहते हैं? कलाम हाली में कलाम सादी जैसी अक्कासी नज़र आती है। कलाम हाली में कलाम सादी जैसी अक्कासी नज़र आती है। और बकौल फ़िराक गोरखपुरी फिर कहते हैं, सादी हमारे लिए था और हाली हम में से है। सादी कौन है? शेख सादी हमारे लिए था, शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे लिए था, और हाली हम में से हैं। ये कॉल इनके लिए कहे गए हैं। और भी कुछ कॉल हैं? अब कॉल नहीं है, अब है लक़ब। क्या है? लक़ब। किस बात के लिए, किस तरह के नाम, किस लक़ब से आपको जाना और पहचाना जाता है? हाली को उर्दू शायर का बर्नार्ड शॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्नार्ड शॉ कहा जाता है। ये आप नेट पे चेक कीजिएगा बर्नार्ड शॉ कौन है, फिर मुझे बताइएगा बर्नार्ड शॉ किस चीज़ का नाम है। हाली को नेचुरल शायरी का अलंबरदार भी कहा जाता है। नेचुरल शायरी, प्राकृतिक शायरी का अलंबरदार भी कहा जाता है। अलंबरदार होता है झंडा लेकर आगे चलने वाला, जंग के आगे, सिपह सालारी के आगे चलने वाला अलंबरदार कहा जाता है। मजनू गोरखपुरी ने हाली को
उर्दू शायरी का डाइडन कहा है, उर्दू शायरी का डाइडन कहा है। हाली की हयात और ख़िदमत से मुतालिक सालिहा आबिद हुसैन ने यादगार हाली किताब लिखी है। अब ये तो बातें नहीं सिर्फ हाली को लेकर, हाली ने इतना लिखा, हाली, लेकिन हाली पर क्या लिखा गया तो बताते हैं कि हाली की हयात और ख़िदमत से मुतालिक सालिहा आबिद हुसैन ने यादगार हाली किताब लिखी है, यादगार हाली किताब लिखी है। फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली तनकीदी और तहरीरी नज़रिया, ये नज़ीर अहमद ने लिखी है। अल्ताफ़ हुसैन हाली किताब लिखी है, तनकीदी और तहकीकी और तनकीदी नज़रिया, ये नज़ीर अहमद ने लिखी है। अब है हाली के मरासी, यानी मरासी जमा है मरसिए की। हाली ने 5 मरसिए लिखे हैं, हाली ने 5 मरसिए लिखे हैं। पहला है गालिब का मरसिया, दूसरा है हकीम महमूद ख़ान का मरसिया, तीसरा है मोहसिनुल मलिक का मरसिया, चौथा है इमदाद हुसैन उनके बड़े भाई साहब का मरसिया, और 5वां है मल्लिका विक्टोरिया का मरसिया। ये थी हाली की हयात व ख़िदमत। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हाली के बारे में जितनी भी बातें इकट्ठी की गई हैं, ऐसा कोई टॉपिक मुझे लगता नहीं कि हाली के लिहाज से कोई रहा होगा जो बाकी रहा होगा, जो आपको नहीं समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ हाली से रिलेटेड हर चीज़ इसमें बहुत अच्छी तरह से बयान की गई है। अगर आप एक बार नहीं बल्कि 2 बार वीडियो को रिपीट करके सुनेंगे तो हाली के रिगार्डिंग सारी बातें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएगी। स्टोरी के रूप में आप सब चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। सन वफ़ात, सन पैदाइश, ये सब चीज़ें भी याद रखने की कोशिश करें। एग्ज़ाम में किसी तरह का कैसा भी सवाल आपका आ सकता है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर सवाल बिल्कुल भी नहीं आएगा। पूरी कोशिश के साथ ये वीडियो बनाया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिएगा, चैनल को आगे से आगे शेयर करते रहिएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।